हेलो स्टूडेंट, हम एसपी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। उसमें हमने चैप्टर नंबर स्टार्ट किया है कंपनी मीटिंग 2। ठीक है, अब कंपनी मीटिंग जो है, ठीक है, इन जॉइंट स्टॉक कंपनी देयर इज अ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी में ओनरशिप अलग होती है एंड मैनेजमेंट अलग होता है, दोनों भी सेपरेट होता है। हिंस देयर इज अ नीड टू कंडक्ट मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जॉइंट स्टॉक कंपनी में ज़रूरत होती है शेयर होल्डर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग को कंडक्ट करना। सेवरल टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स मीटिंग एंड डायरेक्टर्स मीटिंग आर कंडक्टेड बाय द कंपनी। कंपनी क्या करती है, सेवरल मीटिंग्स मतलब बहुत सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की या जो शेयर होल्डर्स की मीटिंग को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। ठीक है, अब उसमें देखेंगे हम कि कितने बोर्ड ऑफ शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है। ठीक है, कंपनी मीटिंग में कितने टाइप्स की मीटिंग होती है, 3 टाइप्स की मीटिंग होती है। शेयर होल्डर्स की मीटिंग अलग होंगी, डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है एक, और एक क्रेडिटर्स की मीटिंग होती है। ठीक है, अब कौन कौन से मीटिंग में शेयर होल्डर्स होते हैं और कौन से मीटिंग में डायरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, शेयर होल्डर्स की मीटिंग में जो शेयर होल्डर्स की जो मीटिंग होती है वो जनरल मीटिंग होगी और क्लास मीटिंग होगी। ठीक है, और जनरल मीटिंग में भी 2 टाइप्स की मीटिंग होती है, एक होती है एनुअल जनरल मीटिंग और दूसरी होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग मतलब होती है जब कोई भी इमरजेंसी आ जाती है, उस टाइम में कोई डिसीजन लेना होता है तो वो जनरली मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब बीच में मीटिंग बुलाई जाती है, उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बोला जाता है। ठीक है, और डायरेक्टर्स की 2 टाइप्स की मीटिंग होती है, एक होती है बोर्ड मीटिंग और दूसरी होती है कमिटी मीटिंग। ठीक है, अब हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे हम शेयर होल्डर्स की मीटिंग। ठीक है, शेयर होल्डर्स की मीटिंग क्या होती है, अब ठीक है, सबसे पहला है शेयर होल्डर्स मीटिंग। शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट होते हैं। ठीक है, they exercise their rights to manage the company by participating in shareholders meeting. Shareholders meeting are arranged to discuss on various issues and arises at decision. ठीक है, शेयर होल्डर की मीटिंग क्यों अरेंज की जाती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे मैटर्स को डिस्कस करना होता है एंड डिसीजन लेने की ज़रूरत होती है, क्योंकि शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। ठीक है, इसलिए शेयर होल्डर्स को भी सारी बातें पता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए ना, इसीलिए शेयर होल्डर्स की मीटिंग को लेना ज़रूरी होता है। अब उसमें 2 टाइप्स की है, जैसे है जनरल मीटिंग। ठीक है, जनरल मीटिंग देयर आर अ मीटिंग ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। ये जो मीटिंग होती है जनरल मीटिंग, ये इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, कंपनी के जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे वो सारे इस मीटिंग में क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की जनरल मीटिंग होती है, एक होती है एनुअल जनरल मीटिंग और दूसरी होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अब एनुअल जनरल मीटिंग का सेक्शन क्या है, एनुअल जनरल मीटिंग का सेक्शन है सेक्शन 96। एनुअल जनरल मीटिंग इज द मीटिंग ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स विच इज हेल्ड वंस इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर में हर साल जो फाइनेंशियल ईयर होगा उस फाइनेंशियल ईयर में साल में एक बार एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई जाती है। ठीक है, और एनुअल जनरल मीटिंग बुलाने का पर्पस क्या होता है, तो एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर इज हेल्ड एवरी ईयर टू रिव्यू द प्रोग्रेस मेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंड टू डिस्कस एंड टू टेक डिसीजन ऑन वेरियस इश्यूज। एनुअल जनरल मीटिंग क्यों बुलाई जाती है कि उस साल, उस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने कितना प्रोग्रेस किया हुआ है, ठीक है, उसका एक रिव्यू देखा जाता है। ठीक है, एंड उस पर डिस्कशन होता है और बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिसके ऊपर डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, इसीलिए एनुअल जनरल मीटिंग ली जाती है, जैसे कि सच एज टू एडॉप्ट एनुअल अकाउंट्स को एडॉप्ट करना, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये सारे चेक किए जाते हैं शेयर होल्डर्स की मीटिंग में। ये सारे सेक्रेटरी या ऑडिटर को शेयर होल्डर्स के सामने बताना पड़ता है कि इस साल हमने कितना प्रॉफिट किया हुआ है, लॉस कितना हुआ है, ये सारी बातें शेयर एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स के सामने रखी जाती है। टू डिक्लेयर डिविडेंड, उसके साथ साथ जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। अगर उस साल उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, अच्छी कंपनी ग्रो अप कर रही है, तो उस साल शेयर होल्डर्स को कितना % डिविडेंड दिया जाएगा, ये भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस मीटिंग में डिक्लेयर करते हैं। देन नेक्स्ट है टू इलेक्ट डायरेक्टर्स इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर्स। अगर कोई डायरेक्टर्स रिटायर्ड हो चुका है और उसकी प्लेस खाली हो चुकी है तो उसकी जगह पे नए डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। ठीक है, टू अपॉइंट ऑडिटर्स एंड फिक्स देयर रेम्यूनरेशन।
वैसे ही ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट किया जाएगा एंड फिक्स देयर रेम्यूनरेशन, और उसका रेम्यूनरेशन फिक्स किया जाएगा कि उनको कितना उस साल में रेम्यूनरेशन मिलेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है टू रिव्यू द प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, टू रिव्यू द प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, उस साल कंपनी ने कितना प्रोग्रेस किया है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, कंपनी क्या क्या एक्ट प्ले कर रही है, कंपनी ने नए कौन से प्रोजेक्ट लाए हुए हैं, ठीक है, कंपनी कितना प्रोग्रेस कर रही है, कितना ग्रो अप कर रही है, ये सारी बातें एनुअल जनरल मीटिंग में डिस्कस की जाती है। और अगर उसमें से कोई अगर इश्यूज क्रिएट होता है तो उसके ऊपर डिस्कशन करके कोई डिसीजन लिया जाता है। तो ये सारी बातों के लिए एनुअल जनरल मीटिंग लेना ज़रूरी होता है। अब उसके लीगल प्रोविजंस, अब एनुअल जनरल मीटिंग का तो हमने पर्पस देख लिया कि एनुअल जनरल मीटिंग क्यों लेनी पड़ती है, ठीक है, उसका क्या मीनिंग होता है, उसका पर्पस क्या होता है, बट उसका कुछ लीगल प्रोविजंस भी होता है कि एनुअल जनरल मीटिंग कब लेनी चाहिए, कैसी लेनी चाहिए, कौन से सिचुएशन में लेनी चाहिए, ठीक है, कितने उसका नोटिस कैसे देना चाहिए, ये सारे उसके कुछ लीगल प्रोविजंस भी कंपनीज एक्ट 2013 में दिए होते हैं। उसी तरह से हमें एनुअल जनरल मीटिंग लेनी पड़ती है, ठीक है। तब उसके लीगल प्रोविजंस क्या है, ठीक है। अब लीगल प्रोविजन से सबसे पहला है टाइम ऑफ होल्डिंग एनुअल जनरल मीटिंग, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग शैल बी हेल्ड विद इन 9 months ऑफ क्लोजिंग ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑफ द कंपनी। जब कंपनी का सेटअप हो गया, जब कंपनी इस्टेब्लिश होती है, तो कंपनी इस्टेब्लिश होगी तब तक तो कंपनी की कोई भी एनुअल जनरल मीटिंग हुई होती है क्या, नहीं। तो कंपनी की जब कंपनी इस्टेब्लिश होती है तो उसके बाद कंपनी की फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होगी, ठीक है। तो जो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होती है तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 9 month में कंपनी को फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग लेना पड़ता है। मतलब जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है, ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 9 months के पहले ही 9 months में, ठीक है, 9 month में कंपनी की एक एनुअल जनरल मीटिंग हो जानी चाहिए। जैसे कि कब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है, 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा, ठीक है। तो जब 31 मार्च को फाइनेंशियल क्लोज होगा तो उसके 9 month में फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग कंपनी की एक हो जानी चाहिए। देन नेक्स्ट है सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग, सब्सिक्वेंट मतलब फर्स्ट हो गई, उसके बाद जो नेक्स्ट एनुअल जितनी भी एनुअल जनरल मीटिंग होंगी उसे सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग बोला जाता है। तो जो सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग है, इट मस्ट बी हेल्ड विद इन 6 months आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाने के बाद, मतलब फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया, उसका कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो उसके 6 month बाद हमें सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग लेना पड़ता है, मतलब दूसरी एनुअल जनरल मीटिंग लेना पड़ता है। जैसे कि 31 मार्च को कंप्लीट हो गया फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, तो उसके 6 month बाद हमें क्या करना पड़ेगा, सेकेंड एनुअल जनरल मीटिंग लेनी पड़ेगी। द इंटरवल बिटवीन 2 AGM, 2 AGM में कितना इंटरवल होना चाहिए, ठीक है, मतलब 2 एनुअल जनरल मीटिंग में कितनी गैप होनी चाहिए, कितना इंटरवल होना चाहिए, द शुड नॉट बी मोर देन 15 month, ठीक है। तो 2 एनुअल जनरल मीटिंग में 15 month से ज़्यादा टाइम पीरियड गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। देन नेक्स्ट है एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर कंडक्टिंग AGM, The registrar may for any reason extend time to conduct AGM by a period not more than 3 months. However, the registrar cannot provide extension in case of the first AGM. One person company is exempted from provisions of AGM. ठीक है, क्या बोला है, अगर कोई मतलब टाइम से रिलेटेड कोई अगर रीज़न है, ठीक है, अगर टाइम से रिलेटेड कोई रीज़न है AGM को कंडक्ट करने के लिए कोई भी टाइम से कंडक्ट में कोई अगर रीज़न होता है तो उनको कम से कम 3 months का टाइम दिया जाता है, बट उससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। मतलब रजिस्ट्रार बता सकती है कि आप और 3 महीने का टाइम पीरियड ले सकते हो, ठीक है, बट उतने केस में क्या हो जाना चाहिए, 3 महीने से ज़्यादा रजिस्ट्रार भी टाइम पीरियड एक्सटेंड नहीं कर सकती, ठीक है। मैक्सिमम कितने महीने का टाइम देगी, जैसे कि 9 month का था तो 9th में 3 ऐड कर लो, मतलब 10 मतलब 1 साल का गैप आ जाएगा, ठीक है। 1 साल तक मतलब 9 month हो गए, उसके बाद 3 महीने का पीरियड और कौन देंगी, रजिस्ट्रार देंगी, ठीक है, पर उससे ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं दे सकती। और 1 person कंपनी, अब 1 person कंपनी में सिंगल 1 owner होता है,
ठीक है। तो उसमें कोई अदर पर्सन होता है क्या? नहीं। इसीलिए वन पर्सन कंपनी को एजीएम क्या किया है? एग्जेम्प्ट किया है। मतलब वन पर्सन कंपनी में एजीएम लेने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। नेक्स्ट है अथॉरिटी टू कन्वे मीटिंग। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज द प्रॉपर अथॉरिटी टू कन्वे एनुअल जनरल मीटिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास अथॉरिटी होती है, उसे वो जनरल मीटिंग क्या करनी पड़ती है? प्रॉपरली कन्वे करनी पड़ती है। देन नेक्स्ट है नोटिस। द सेक्रेटरी शुड सेंड 21 clear days notice to all members of the company at their registered address by post or through electronic mode। जो नोटिस होगा, अब मीटिंग का नोटिस भेजना पड़ेगा। जितने भी कंपनी में शेयर होल्डर्स होंगे, जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर होंगे, वो सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास क्या हो जाना चाहिए? नोटिस जाना चाहिए, है ना। तो वो सारे डायरेक्ट शेयर होल्डर्स को नोटिस कौन भेजेगा? कंपनी का सेक्रेटरी नोटिस भेजेगा। और डायरेक्टली बोला है, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या बोला है? सेंड 21 क्लियर डेज। ठीक है, मतलब 21 डेज पहले सभी शेयर होल्डर्स को नोटिस जाना चाहिए कि मीटिंग कौन से टाइम में कहाँ पे लेने वाले हैं। और वो नोटिस आप रजिस्टर्ड एड्रेस पोस्ट पे भेज सकते हो या इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी भेज सकते हो, मतलब आप उसे ईमेल भी कर सकते हो। ठीक है। देन नेक्स्ट है टाइम, डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ एजीएम। ठीक है। एवरी एनुअल जनरल meeting shall be called during business hours between 9 a.m. to 6 p.m. on any day that there is not a national holiday and shall be held either at the registered office of the company or at some other places within the city or village in which the registered office of the company is situated। इसमें क्या बोला है? टाइम, डेट एंड प्लेस ऑफ एजीएम। एजीएम का टाइम कैसे होना चाहिए? एजीएम का टाइम ये बिजनेस आवर्स का होना चाहिए। बिजनेस आवर्स का मतलब 9 से लेकर आप 6 PM तक। ठीक है, मतलब आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे से जो बीच का टाइम पीरियड है उसमें आप कभी भी एजीएम ले सकते हो। और ठीक है, और जैसे कि नेशनल हॉलीडे आता है, ठीक है, जैसे कि 15 अगस्त या 26 जनवरी, ऐसे जो नेशनल हॉलीडेज आते हैं, ठीक है, ऐसे डेज में आप एजीएम नहीं रखोगे। ठीक है। और जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ पे आप मीटिंग ले सकते हो। और अगर आपको वहाँ मीटिंग नहीं लेनी है, कंपनी को वहाँ पे मीटिंग नहीं लेनी है, तो कंपनी कहाँ मीटिंग लेगी? जहाँ पे उनका रजिस्टर्ड ऑफिस है उसी सिटी में, उसी विलेज में कहीं अदर प्लेस पे भी मीटिंग ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कोरम। अब कितने मेंबर्स उसमें प्रेजेंट होने चाहिए? ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग द कोरम फॉर एजीएम ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज एज अंडर। जो पब्लिक कंपनी है, ठीक है, पब्लिक कंपनी के लिए दिया हुआ है नॉट मोर देन 1000। ठीक है, मतलब जहाँ पे शेयर होल्डर्स की लिमिट कितनी है? 1000 है। ठीक है, वहाँ पे मिनिमम 5 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, जहाँ पे 1000 से लेकर 5000 के बीच में शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, वहाँ पे 15 मेंबर्स मीटिंग में प्रेजेंट होने चाहिए। और जहाँ पे एग्जिट 5000, जिस कंपनी में 5000 से ज़्यादा शेयर होल्डर्स है, ऐसे कंपनी में मिनिमम 30 शेयर होल्डर्स या 30 मेंबर्स उस मीटिंग में प्रेजेंट होने चाहिए, तभी वो मीटिंग वॉइड नहीं होगी। अदरवाइज अगर जितना कोरम दिया हुआ है, जितनी जनसंख्या है, अगर उससे अगर कम मेंबर्स अगर मीटिंग में प्रेजेंट होते हैं तो वो मीटिंग वॉइड होगी। ठीक है। और प्राइवेट कंपनी के लिए दिया हुआ है मिनिमम 2 मेंबर्स शुड बी पर्सनली प्रेजेंट। और अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी है तो वो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स पर्सनली उस मीटिंग में प्रेजेंट रहते हैं तो भी वो मीटिंग हो सकती है। देन नेक्स्ट है एडजर्न ऑफ मीटिंग। एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग इज एडजर्न इन अब्सेंस ऑफ कोरम, इट इज हेल्ड ऑन द सेम डे, टाइम, प्लेस इन द नेक्स्ट वीक। अगर कोरम की वजह से कोई भी मीटिंग अगर कैंसिल हो जाती है, जैसे कि वहाँ पे 1000 मेंबर्स है, उस कंपनी में अगर 1000 मेंबर्स है बट 5 मेंबर्स प्रेजेंट नहीं है मीटिंग में, कम मेंबर्स है, तो आप उस मीटिंग को एडजर्न कर सकते हो, मतलब नेक्स्ट डे में ले सकते हो। ठीक है, वैसा ही डे होगा, सेम टाइम होगा, सेम प्लेस होगी, बट ये कैसे होगा? नेक्स्ट वीक में। आप दूसरे वीक्स में उस टाइम या उस डेट में मीटिंग ले सकते हो। देन नेक्स्ट है डिफॉल्ट। इफ एनुअल जनरल मीटिंग इज नॉट हेल्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट और इंस्ट्रक्शन ऑफ
central government, it is called as a default in holding annual general meeting. The company and every officers of the company which is in default are punishable with fine. Fine may be up to rupees 1 lakh, and in case of continuing default with further fine which may extend up to rupees 5000 पर डे. अगर एनुअल जनरल मीटिंग से लेकर कोई भी प्रोविजंस कंपनी ने फॉलो नहीं किया है, ठीक है, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया था, वो भी कंपनी ने अगर फॉलो नहीं किया हुआ है तो उस मीटिंग को क्या होगा, डिफ़ॉल्ट ठहराया जाएगा. और ऐसी अगर डिफ़ॉल्ट मीटिंग होती है तो जो ऑफिसर्स उससे रिलेटेड है, ठीक है, जो ऑफिसर्स डिफ़ॉल्ट है उसे पनिश होगा, उसे फाइन होगा, ठीक है. कहाँ तक होगा, रुपीज़ 1 लाख, ठीक है. और अगर वो डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू होता है तो फाइन विथ फाइन मे बी एक्सटेंड रुपीज़ 5000 पर डे. मतलब हर डे से लेकर हर दिन 5000 रुपये उसके ऊपर क्या लगाया जाएगा, फाइन लगाया जाएगा, ठीक है. इसलिए जितने भी लीगल प्रोविजंस है वो सारे लीगल प्रोविजंस कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है बेटा. बाकी का हम कल की क्लास में पढ़ेंगे.